हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो या फिर किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जिसमें भी पॉलिटी आती होगी, जिस भी एग्जाम में पॉलिटी आती होगी, सभी के लिए सफिशेंट है। आई होप कि आप सभी ने 5 जो हमारी क्लास हो चुकी है वो सभी देख ली होंगी। आज हमारी 6ठी क्लास है। आज इस 6ठी क्लास से हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो समय समय पर एक्ट पारित किए गए उन सभी को जानेंगे। यानी कि जो पहला जो हमारा एक्ट आया था, यानी कि 1773 जिसका नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, उससे हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला एक्ट होगा। हम ऐसा कह सकते हैं इस एक्ट के बारे में कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो प्रथम बार नियंत्रण किया गया था, इसी एक्ट के माध्यम से किया गया था। उसका नाम है 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। नोट्स अगर आपको चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है Naukri24, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और आपको वहाँ से नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना समय गवाए। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक मैं इसका बता चुका हूँ कि कैसे परिस्थिति बनी इन एक्ट को आने के लिए, है ना। कैसे कंपनी ने भारत के अंदर अपने कदम जमाए। हम कह सकते हैं कि प्रथम अगर कदम की बात करते हैं, यानी कि पहली जो पकड़ बनाई थी भारत, वो थी हमारे प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव उसमें जीते थे। उसके अलावा दूसरा जो सबसे मेन रहा, यानी कि बिल्कुल सारी गलतफहमियां दूर हो गई कि हाँ, अब किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं है और पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन हो चुका है, यानी कि कंपनी का शासन हो चुका है। वो युद्ध था 1764 का, जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, ना। इसके बाद फिर जैसे जैसे कंपनी का कब्जा भारत पर बढ़ा, उनकी भूख बढ़ी और उनका बेईमानी, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी बेईमानी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एक गुप्त समिति बनाई गई थी कि इसकी जांच कीजिए कि कंपनी भारत में क्या कर रही है, क्यों कंपनी को नुकसान हो रहा है, ना, और अधिकारी कर्मचारी मालोमाल हो रहे हैं। उसी समिति के जो रिजल्ट उस समिति ने दिया था, उसी के आधार पर ये हमारा एक्ट आता है, जिसको हम कहेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ या फिर फ्रेडरिक नॉर्थ, ये कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़े प्यारे साथियों, जो अभी तक जो सूबे थे, यानी कि जो प्रांत थे, जो प्रेसिडेंसी थी, जो अंग्रेजी शासक जहां हुकूमत कर रहे थे, अभी तक उन शासकों को, है ना, हम गवर्नर के नाम से जाना जाता था। उनको क्या, गवर्नर के नाम से। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसमें प्रावधान किया जाता है कि जो अभी तक प्रांतों में जो गवर्नर हैं, अब यानी कि हम बात करते हैं बंगाल की, जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर ना करके उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखेंगे, किसको? गवर्नर जनरल बनाया गया। जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके साथ जो अन्य छोटे छोटे प्रांत थे उनको गवर्नर ही रहने दिया गया। लेकिन जो बंगाल जो बड़ा था, जो मेन था, उसके गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखेंगे, अंतिम गवर्नर पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, है ना। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग है। और ये भी पूछा जाता है साथ ही साथ कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी वारेन हेस्टिंग है। ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, साथ ही साथ आगे बढ़ें प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी एक्ट के माध्यम से होती है और वो कोलकाता में होती है। सुप्रीम कोर्ट, भारत में प्रथम बार जो सुप्रीम कोर्ट आता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आता है, वो कहाँ आता है? कोलकाता में उसकी स्थापना होती है। याद रखेंगे, ये भारत की जनता के लिए नहीं था, बल्कि कंपनी के लिए था। याद रखेंगे, है ना, कंपनी के लिए था। और इसमें एक थे मुख्य जज और 3 थे अन्य जज। अक्सर मुख्य जज का नाम पूछ लिया जाता है, तो प्यारे साथियों उनका नाम था एलिजा एम्फ्रे। याद रखेंगे इस बात को भी, है ना। आगे बात करें, और इसी एक्ट के माध्यम से एक चीज और दी गई थी कि जो गवर्नर था, उस गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का भी एक इंतजाम किया गया, यानी कि निर्माण किया गया, कार्यकारी परिषद। अब इस कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य होते थे। अब इन 4 सदस्य जो बनाए गए थे सर्वप्रथम, यह भी पूछा जाता है
एक का नाम था फ्रांसिस, दूसरा था मानसन, तीसरा क्लेबरिंग और चौथा था बरवेल। ये चारों नाम आप याद रखेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसी एक्ट के माध्यम से कहा गया था, जैसे कोई अधिकारी कर्मचारी ब्रिटिश है ना भारत आ रहे थे, वो वहाँ तो थे एक नॉर्मल परिवार से, यानी कि एक कह सकते हैं कि हम सामान्य कैटेगरी से थे, लेकिन यहाँ जब वो आ रहे थे और यहाँ से जब वापस जा रहे थे बहुत अमीर होके जा रहे थे, तो सबसे पहले जो कंपनी ने जो यानी कि समझ लीजिए कि अधिकारी कर्मचारी को गर्दन पकड़ी, और उस गर्दन पकड़ने पे ये कहा कि जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं भारत के अंदर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सबसे पहले कि अपना निजी व्यापार यानी कि पर्सनल बिजनेस वो नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये वो ब्यौरा देते थे कि हम तो वहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना पर्सनली बिजनेस कर रहे हैं हम। जब पूछताछ होती थी कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो कर्मचारी अधिकारी ये कहते थे कि हम वहाँ अपना पर्सनल बिजनेस भी कर रहे हैं, उससे हम कमा रहे हैं। तो सबसे पहले उसी चीज़ को इन्होंने पकड़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कि आप अपना निजी व्यापार वहाँ नहीं करोगे भारत के अंदर। दूसरा, ऐसा होता क्या रहा था कि जो छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो मैन मुखिया होते थे, उनसे बहुत सारा कर वसूलना, है ना, बहुत सारी उनसे कहते हैं जो पटवारी वगैरह जो क्षेत्र का देख रेख करते थे, है ना, उनसे बहुत सारे धन की वसूली करना। इस तरह से वो बहुत अमीर हो रहे थे कर्मचारी और अधिकारी, है ना, वहाँ के। तो उस पर भी इन्होंने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि आप किसी से भी उपहार भी नहीं लोगे। यानी कि हम कह सकते हैं सर्वप्रथम निजी व्यापार और उपहार लेने पर जो पाबंदी लगाई गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से लगाई गई। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया है कि गोपनीय समिति जो बनी थी उसी की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके अलावा एक चीज़ और छोटी सी मैं आपको बताने याद रखोगे। ठीक है, नीचे लिख दिया है कि प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को क्या हो गया, इसकी मान्यता मिल गई इसी एक्ट के माध्यम से, क्योंकि ये एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। जो भी अब राजनीतिक कार्य हो या फिर प्रशासनिक कार्य हो, उनको मान्यता मिल गई कि अब ये रजिस्टर्ड हैं बिल्कुल 100% कि इससे सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, यानी कि अब ये सरकारी हो गई, या ये भी याद रखेंगे। दूसरा, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ जाती है कहाँ, भारत में। कैसे? क्योंकि बंगाल, मद्रास और बंबई ये तीन बहुत अच्छे प्रांत हुए करते थे, प्रेसिडेंसी हुई करती थी। अब इनको क्या कर दिया गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, और साथ ही साथ मद्रास और बंबई को कानून बनाने की शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि मद्रास और बंबई बंगाल के अधीन कर दिए गए। यानी कि हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या समझ रहे हो ना, केंद्र यानी कि जो सब पे काफी ऊपर होता है केंद्र। छोटे छोटे जैसे हमारे भारत में 28 राज्य हैं, है ना, अब 28 राज्यों के मालिक कौन है, उससे ऊपर कौन है, केंद्र है ना। बिल्कुल सेम वैसे ही बंगाल, यहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। यानी कि हम कह सकते हैं जो केंद्र की शुरुआत हुई वो बंगाल से होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो थे प्रांत, जैसे अब इसमें दो दिए गए थे मद्रास और बंबई, इन दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया कि आप मद्रास और बंबई के लिए भी कानून बनाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ के प्यारे साथियों हम देखेंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1784 में आता है। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के नहीं, उसके अलावा एक चीज समझ लीजिए, 1781 का एक्ट, 1781 का एक्ट है जिसको नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 1781 का जो एक्ट है प्यारे साथियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी खामियां रह गई थी, जो भी कमियां रह गई थी, उन सभी को दूर करने के लिए इसको लाया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को, जिसको आज हम बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बंदोबस्त कानून किस एक्ट का कहा जाता है, तो वो एक्ट है हमारा 1781 का एक्ट। ठीक है, इतना और याद रखेंगे कि 1773 की कमियों को दूर करने के लिए, जो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया, जिसको हम कहते हैं बंदोबस्त कानून, है ना। साथ ही साथ एक चीज और इसमें समझेंगे, बंगाल, बिहार व उड़ीसा को विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। किसको? बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को। किस चीज का? विधि बनाने का, यानी कि कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया कि आप कानून का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आई होप का आपको समझ आ रहा होगा और अच्छे से आप नोट भी कर रहे होगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बारे पूछे भी गए हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
है ना। बहुत सारे परीक्षाओं में इस एक्ट को पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे कार्यकारी जो परिषद थी, जो कार्यकारी परिषद थी जिसमें 4 सदस्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 4 सदस्य के कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। अब इस एक्ट के माध्यम से यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से अब उन 4 सदस्यों में से 1 सदस्य को कम करते हुए यानी कि 3 सदस्य की कार्यकारी परिषद अब होगी। ये इसमें कहा गया कार्यकारी परिषद में 1 सदस्य की कमी कर दी गई, अब 3 होंगे इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ शक्तियों का बंटवारा भी इसमें कर दिया गया, यानी कि जो पावर्स हैं उनका बंटवारा भी कर दिया गया। कैसे हुआ वो बंटवारा? वो बंटवारा इस तरह से हुआ कि वाणिज्यिक शक्तियां अलग कर दी गई, यानी कि बिजनेस अलग हो गया और राजनीतिक कार्य अलग हो गया। क्योंकि इस समय कंपनी दोनों ही चीज देख रही थी, राजनीतिक भी और प्रशासनिक भी, है ना। बिजनेस भी देख रहा था और राजनीति भी कर रहा था, ठीक है। अब जो वाणिज्यिक जो शक्तियां थी, यानी कि जो बिजनेस का जो काम था, बिजनेस का काम देख रही थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का ये काम था कि आप बिजनेस देखोगे, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हम निदेशक मंडल भी बोलते हैं। दोनों तरह से परीक्षा में पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल, ठीक है। साथ ही साथ जो राजनीतिक शक्तियां थी उसके लिए भी एक बोर्ड का गठन किया गया जिसको हम नियंत्रण मंडल के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इंग्लिश में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रिटेन में इसकी स्थापना की गई थी, ब्रिटेन में ही था। इसमें 6 सदस्य थे जो समय समय पर यहाँ की सारी गतिविधियों की क्या करते था, रिपोर्ट ब्रिटेन पहुंचाता रहता था, इसका ये काम था, ठीक है। आई होप 1784 का ये एक्ट हमारा हो गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसी चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में जान लेते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में हम बात करें तो पहली बार व्यापार एक अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि लिखित रूप में यह दिया गया एक आदेश के जारी, यानी कि एक्ट के माध्यम से कि जो व्यापार है उसको अगले हम 20 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। यानी कि अभी इतना समझ लीजिए कि हर 20 साल पर एक्ट पारित होगा, यानी कि कंपनी को 20 साल और व्यापार करने के लिए क्या मिल गई? परमिशन मिल गई कि आप 20 साल और काम कीजिए, और अगली 20 साल के बाद हर 20 साल पर अब एक्ट आना शुरू हो जाएंगे। 1793 का जब ये चार्टर एक्ट आता है तो इसमें पहली बार व्यापार एक अधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। साथ ही साथ इस समय याद रखेंगे जो भारत के जो गवर्नर यानी कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के, है ना, वो थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे प्यारे साथियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। और इन्हीं के इसमें 1793 के एक्ट में क्या आता है? कॉर्नवालिस कोड आता है, जिसके माध्यम से जो हमारा राजस्व का कार्य है या फिर न्यायिक कार्य है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कॉर्नवालिस कोड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। किस एक्ट के माध्यम से आता है? 1793 के एक्ट के माध्यम से आता है ना। इसका रीजन क्या था आने का? कि राजस्व का जो कार्य था और न्यायिक जो कार्य था, है ना, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। साथ ही साथ सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस का भी उद्गम हो जाता है। सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस का भी उद्गम हो जाता है। आईसीएस मतलब जैसे आज हम आईपीएस और आईएएस की जो परीक्षा होती है, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, है ना, सबसे बड़ी परीक्षा, उसका भी उद्गम हो जाता है। अगर मैं भारत के अंदर बात करता हूँ प्यारे साथियों कि सबसे पहले आईसीएस यानी कि सिविल सर्विस कौन थे? तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो 1863 ईस्वी में इन्होंने क्या करा? इन्होंने परीक्षा पास की और ये प्रथम आईसीएस या आईएएस बने। याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। इसके अलावा आगे बढ़े, 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 20 साल के बाद आएगा तो 1793 और 20 1813 याद रखेंगे, 20 साल के बाद आता है, ठीक है। इसमें यह होता है कि कंपनी के एक अधिकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। जो कंपनी का एक अधिकार था व्यापार करने का, उसको क्या कर दिया जाता है? उसको समाप्त कर दिया जाता है कि केवल आप ही व्यापार नहीं करोगे, बल्कि प्राइवेट कंपनी अन्य लोगों के लिए भी व्यापार का रास्ता खोल दिया जाता है कि आप जाइए और व्यापार कीजिए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि कंपनी के एक अधिकार को हम समाप्त कर रहे हैं। जिसको भी भारत में जाना है, पूर्वी देशों में जाना है, व्यापार करना है, वो जा सकता है, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। तो लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ये याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ भी और याद रखेंगे, एक अधिकार समाप्त तो होता है, लेकिन भारत में जो चाय की जो खेती थी, चाय का व्यापार और चीन के साथ में जो भी व्यापार होता था वो कंपनी के पास ही रहा भी। यानी कि
चाय का व्यापार कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है, और चीन के साथ में जो भी व्यापार होगा वो भी कंपनी ही देखेगी। यानी कि पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को भी खत्म नहीं किया, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ इस एक्ट में सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि शिक्षा के लिए भी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का जो खर्च उसके लिए अनुमति दे दी गई कि हम भारत के अंदर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्चे उसमें शिक्षा पर खर्च करेंगे हम। कौन सा एक्ट था? 1813 का एक्ट था ये, ठीक है। साथ ही साथ ईसाई मशीनरी जो है उनको भी अनुमति दी गई कि आप जाइए भारत में ईसाई धर्म की क्या करें? प्रचार प्रसार करें। ये भी अनुमति दी गई ईसाई मशीनरियों को, ठीक है। आगे बढ़े। 1833 का फिर आता है, क्योंकि 13 और उसके बाद भी हर 20 वर्ष पाएगा, तो 1833 का अधिनियम आता है। और इसमें ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण की, क्योंकि ब्रिटिश भारत है, क्योंकि अभी भारत आज़ाद तो हुआ नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का कब्जा है, तो ब्रिटिश भारत है वो अभी इस समय, है ना। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम रहा, यानी कि केंद्रीकरण की, यानी कि केंद्र को मजबूत किया गया, पकड़ मजबूत बनाई गई, ठीक है। उसमें केंद्रीकरण के लिए क्या रहा? निर्णायक कदम रहा। कैसे रहा वो भी समझ लीजिए। जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सबसे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, है ना, जो कि प्रथम थे वारेन हेस्टिंग और अंतिम गवर्नर थे कौन? वारेन हेस्टिंग, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ इतना और समझिए, आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का जो प्रथम मतलब अंतिम गवर्नर जनरल था वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो भी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। साथियों बहुत सारी चीज़ें 1833 के चार्टर एक्ट में, फिलहाल यही 2-3 पॉइंट आज इसमें लिख लीजिए कॉपी में, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और हम पढ़ रहे हैं कैसे संविधान का डेवलप होता है, यानी कि संविधान का संवैधानिक विकास हमारा कैसा होता है, कैसे कैसे हम संविधान की तरफ एक एक कदम बढ़ते हैं, उसी राह पे हम चल रहे हैं। आज हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने स्टार्ट किया था और हम पहुंच गए 1833 के अधिनियम तक, ठीक है। अब अगली वीडियो में जो इसमें 1833 का जो अधिनियम है, इसमें जो भी बहुत सारी बातें हैं जो शेष रह गई हैं, अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नौकरी 24 आपका चैनल है। प्यारे साथियों बहुत ही शानदार क्लासेस हो रही हैं, यकीन मानिए इतना डीप और इतना शानदार कोई नहीं पढ़ा पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, है ना। कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ इतना है कि जो मुझसे आता है वो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, और वो इसलिए ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, आप सिलेक्शन ले लें, है ना। 2025 कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद में लगने वाला है, और जब आप 2025 यानी कि हैप्पी न्यू ईयर आप मनाएं, साथ ही साथ ये भी आप कसम खाएं कि 2025 को अपना रोजगार दिवस भी हम इसको घोषित करेंगे, क्योंकि इसी में आपको क्या लेना है? इसमें आपको रोजगार लेना है। 2025 जाने से पहले पहले आपके पास रोजगार हो, सरकारी नौकरी हो, ये कसम खा लें आप, है ना। जैसे जैसे समय निकल रहा है ऐसे ऐसे बेरोजगारी बढ़ रही है और गवर्नमेंट नौकरी कम होती चली जा रही है, ये आप भी देख रहे हो, है ना, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए जो अभी मौका मिला है आपको, उस मौके को जाने ना दें, क्योंकि भर्ती आती रहेंगी, समय निकलता रहेगा और आप ओवर एज हो जाएंगे अगर आप जरा सी भी भूल करते हैं, जरा सी चूक करते हैं, जरा सी लापरवाही करते हैं। उस सभी चीज़ों से बचें, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें, कंटिन्यू करते रहें, है ना। उसी से आपके माइंड में बना रहेगा और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। चलिए प्यारे साथियों, इसको नोट कर लीजिए, और जिसको नोट चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, ऐड हो सकता है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत।